किसी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसका बेस्ट एग्जांपल मतलब जो आंसर मिलता है हमें, वो हमें इस बुक में मिलता है। इस बुक का नाम है व्हाई नेशंस फेल। ये एक्चुअली में पूरी बुक केवल 2 टर्मिनोलॉजी के बेस पे है और उन 2 टर्मिनोलॉजी पे इन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिस्क्राइब करा है, उनकी हिस्ट्री को डिस्क्राइब करा है। इसके थ्रू मैं आपको कुछ स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, बहुत छोटी-छोटी स्टोरीज़ हैं, उनको शेयर करना चाहूँगा और मैं एक्चुअली में यही बताने की कोशिश करूँगा कि येस, दो जो राइटर है डैरेन एसिमोग्लू, ही इज़ राइट। तो इसमें उन्होंने एक सिंपल सा पॉइंट रखा है, जैसे हमारे दिमाग में होता है कि डेमोक्रेसी अच्छी होती है, सोशलिज्म अच्छा होता है या डिक्टेटरशिप अच्छी होती है। कई लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप से ग्रोथ आती है, कई लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोल रहे हैं ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करती है केवल 2 चीज़ें। एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में, किसी भी रूल बिल्डिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंक्लूड करने का ट्राई करती है कि कोई अगर वो रूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे कितने लोगों को मतलब इम्पैक्ट होगा, उससे फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है। वो हमेशा लोगों को लेके रूल बनाते हैं और लोगों के हिसाब से मतलब आगे की गवर्नेंस चलाते रहते हैं ताकि फ्यूचर में भी उनका बेनिफिट हो। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक इसके ही अपोजिट में होती है एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी रूल बना रही है या कुछ भी मेजर डेवलपमेंट कर रही है, वो केवल कुछ इलाइट लोगों के बेनिफिट के लिए होता है या अपने कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए होता है। तो आप ज़्यादा देखोगे एक्सट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर भी होगी, वहाँ डिक्टेटरशिप हो चाहे डेमोक्रेसी हो, वहाँ पर ज़्यादातर मोनोपोली क्रिएट होगी। क्योंकि वहाँ पर सर्टेन टाइप्स के लोगों को बेनिफिट मिलता जाता है और इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर बिज़नेस में, ज़्यादातर टाइप्स के बिज़नेसेस में आप मोनोपोली क्रिएट होते हुए देखोगे। और इसी एग्ज़ाम्पल को, इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है कि बिल गेट्स का। अब बिल गेट्स यूएसए का है, ठीक है? बिल गेट्स की आज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी कंपनी है। तो 1990s के टाइम पे क्या हुआ था, जब इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो उस टाइम पे ना एक कंपनी थी जिसका नाम था नेटस्केप कम्युनिकेशन। तो उनका एक ब्राउज़र था। तो उस टाइम पे जब विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, उसमें नेटस्केप भी हम इंस्टॉल कर सकते थे और नेटस्केप को हम यूज़ करके बाकी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते थे। तो नेटस्केप एक्चुअल में उस टाइम पे काफ़ी ग्रो हो रहा था। तो बिल गेट्स ने क्या करा था, नेटस्केप को ख़त्म करने के लिए, उसने जब 98 वर्ज़न निकाला था, तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को डायरेक्टली टाई करके दिया था। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर डायरेक्टली आया था विंडोज़ 98 वर्ज़न के साथ। और मेन चीज़ ये थी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर कंप्लीटली फ्री भी था। अब जब लोगों ने नया विंडोज़ को इंस्टॉल करा, तो उनको एक वेब ब्राउज़र फ्री में मिल रहा है, तो नेटस्केप की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास एक केस गया था, जिसमें ये बोला गया था कि बिल गेट्स इस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट मतलब जो उसकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू वो मोनोपोली क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? विंडोज़ के थ्रू। तो उस टाइम पे जस्टिस डिपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट आया था, तो उन्होंने बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट को 2 कंपनी में तोड़ देंगे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये मोनोपोली मतलब नहीं बननी चाहिए किसी भी सेक्टर में। तो माइक्रोसॉफ्ट 2 कंपनीज़ में तो नहीं टूटी थी, लेकिन उस टाइम पे बिल गेट्स को उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट मतलब नहीं रहेगी उसके बाद। ये यूएसए के लॉज़ की पावर है कि माइक्रोसॉफ्ट चाहे कितनी बड़ी कंपनी है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी अगर वो मार्केट के कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब यूएस के जस्ट बगल में एक दूसरी कंट्री है जिसका नाम है मेक्सिको। यहाँ पर हमने यूएस के लॉज़ को देखा। मेक्सिको के लॉज़ कैसे हैं? मेक्सिको में एक बंदा था जिसका नाम था कार्लोस स्लिम और मेक्सिको की एक कंपनी थी जिसका नाम था टेलेमैक्स। वो मेक्सिको की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। और उस टाइम पे जो टेलेमैक्स थी, वो एक मोनोपोली टाइप की थी कम्युनिकेशन में। और मेन चीज़ ये थी, भले ही वो मोनोपोली थी लेकिन वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो उससे लोगों का ही बेनिफिट था अगर उसकी मोनोपोली भी है तो। तो उस टाइम पे कार्लोस स्लिम ने एक ग्रुप क्रिएट करा था अपना जिसका नाम था कॉर्सो ग्रुप। मतलब उसकी एक कंपनी थी जिसका नाम था कॉर्सो ग्रुप। तो कॉर्सो ग्रुप ने क्या करा, जो टेलेमैक्स थी उसको एक्वायर कर लिया, उसके 51% शेयर ले लिए थे उन्होंने। तो जब उसको एक्वायर करा ना, तो उन्होंने गवर्नमेंट को उसकी पेमेंट तक नहीं करी थी। और क्योंकि टेलेमैक्स अपने में एक बहुत मोनोपोली कंपनी थी, तो उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। तो वो उसके प्रॉफिट से ही ईएमआई उसकी पे कर रहे थे, जो उन्होंने गवर्नमेंट से जैसे जितने में खरीदी होगी, तो बस उसी के प्रॉफिट से उसको देने लगे। मतलब ₹0 इन्वेस्टमेंट से उन्होंने गवर्नमेंट की मोनोपोली को खरीद भी लिया। अब कार्लोस स्लिम ने मेक्सिको में बहुत पैसा कमाया, क्योंकि मेक्सिको के जो लॉस थे ना, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। वहाँ पर मतलब इतना आसानी से गवर्नमेंट की एक मोनोपोली कंपनी को खरीदा जा रहा है, तो कितने स्ट्रांग लॉज लॉज होंगे वहाँ पर। तो कार्लोस स्लिम ने ये सोचा कि बगल में यूएसए भी है, तो उसने यही चीज़ जो उसने टेलेमैक्स के साथ करा, यही उसने यूएसए में भी करने का ट्राई करा था। तो उसने क्या करा, यूएसए की कंपनी थी जिसका नाम था कॉम्प यूएसए। तो जैसे डेल है, अब वो लैपटॉप बेचती है, वैसे कॉम्प यूएसए भी लैपटॉप बेचती थी।
लेकिन जो कॉम्प यूएसए थी उस टाइम पे कॉम्प यूएसए की एक डील थी, वो था एक सीएससी सर्विसेज की कंपनी थी, वो डील पहले से हो गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से हो गया था कि मैक्सिको में अगर कोई भी लैपटॉप बेचना है कॉम्प यूएसए को, तो वो ना सीएससी सर्विसेज के थ्रू बेचेगी, तो सीएससी सर्विसेज ही मैक्सिको में कोई लैपटॉप बेच सकती है, ये उनका पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। लेकिन कार्लोस स्लिम ने क्या करा, उसने कॉम्प यूएसए को एक्वायर करा। एक्वायर करने के बाद उसने सोचा कि जब इतनी बड़ी कंपनी है, आराम से मतलब लैपटॉप बेचे जा सकते हैं, तो सीएससी सर्विसेज को हटाओ और मैं खुद ही बेच दूंगा ये मैक्सिको में जितने लैपटॉप बेचने हैं। तो ये केस दोबारा यूएस डिपार्टमेंट के पास गया था, जस्टिस डिपार्टमेंट के पास। तो उस टाइम पे पहले तो कार्लोस स्लिम को वार्निंग दी कि भाई ये तो नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि इससे कंपटीशन वो हो रहा है, राइट, कि तुमने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करा है तुम उसको लेके ही नहीं चल रहे हो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट काय के लिए बनाया जब तुमने तोड़ना ही था। और उस टाइम पे कार्लोस स्लिम को $454 मिलियन का फाइन भी लगा था और कार्लोस स्लिम को भगा दिया था यूएसए से। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सेम बंदा मैक्सिको में जब बिजनेस कर रहा है तो वो गवर्नमेंट कंपनी तक को खा जा रहा है, लेकिन सेम बंदा जब यूएस में बिजनेस करने के लिए आ रहा है तो वो इतना भी मूव नहीं कर पा रहा है कि मतलब थोड़ा भी, कि वो छोटा सा मार्केट में तो सोच रहा है कि मैं आराम से मैक्सिको में बेच सकता हूँ तो वो बेचने के लिए चला जाए, ठीक है, ये यूएसए में नहीं हो पाया। अब जैसे कि ये तो हमने कंट्री के उसमें देखा, अब इसमें एक और एग्जांपल है जैसे हामुराबी का। अब हामुराबी ना बेबीलोनियन सिविलाइजेशन का बहुत अच्छा किंग माना जाता है, ठीक है। अब मैं हामुराबी का ना कुछ वो बताता हूँ रूल उस टाइम पे क्या थे। हामुराबी के 3 रूल थे। सोसाइटी उस टाइम पे 3 लेवल पे डिवाइडेड थी। एक होता था इलाइट लेवल, सबसे ऊपर जो अमीर लोग होते थे, उसके बाद होता था मिडिल क्लास और उसके बाद होता था लो क्लास। तो 3 लेवल्स में सोसाइटी डिवाइड थी। तो हामुराबी का रूल ये था कि अगर जो अपर क्लास वाले इलाइट लोग हैं, अगर उनमें से किसी आदमी ने लोअर क्लास वाले के बच्चे को मार दिया, तो इलाइट क्लास वाले को नीचे वाले को, जो लोअर क्लास के जिसके बच्चे को मारा है, उसको 20 चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। अगर इलाइट क्लास वाले ने मिडिल क्लास वाले के किसी बच्चे को मार दिया, तो उसको उसे 50 चांदी चांदी के सिक्के देने पड़ेंगे। और इलाइट क्लास वाले ने इलाइट क्लास वाले के बच्चे को मार दिया, तो उसको भी बच्चे को मार दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये लॉ इस तरह का बना हुआ था। अब मैं आपसे पूछिए लॉ क्या है, मतलब ये लॉ अच्छा है बेकार है? तो 90% लोग इस टाइम पे बोलेंगे कि ये लॉ के मतलब कैसा है, बेकार सा लॉ, और क्या अच्छा किंग है वो। नहीं, पॉइंट ये नहीं है। देखो, अभी आप डेमोक्रेसी में रहते हो, तो डेमोक्रेसी में रूल बहुत वैसे हो गए, राइट, फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, तो हम अब उस तरह से सोचते हैं। लेकिन उस टाइम के हिसाब से लोगों को ये बहुत बड़ा जस्टिस लगता था कि बहुत किंग बहुत जस्ट है। अब ये लोगों को क्यों लगता था? प्रॉब्लम ये नहीं है कि रूल इस तरह का बना हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि जो रूल बना हुआ है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है। क्योंकि हामुराबी के टाइम पे ये रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। अगर उसने किसी बच्चे को मार दिया, मान लो मिडिल क्लास के बच्चे को मार दिया, तो 50 चांदी के सिक्के देने ही पड़ेंगे उसे। अगर उसने किसी इलाइट वाले के बच्चे को मार दिया, तो उसके ही बच्चे को डायरेक्टली मार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि हो जाता है, राइट, कई कंट्रीज में हम देखते हैं। तो पॉइंट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंपॉर्टेंट ना रूल्स नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी रूल तुमने बनाए हैं वो रूल फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस भी कंट्री में रूल फॉलो हो रहा है वो कंट्री आगे जाएगी ही जाएगी। आप इतने मोटी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लिख देते हो, राइट, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक फॉलो भी हुई नहीं हुई ये किसने देखा? अगर वो फॉलो हो रही है या उसको ये फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रही है, जैसे कि मान लो हम ये बोलते हैं राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, बहुत सिंपल सुनने में लगता है, राइट। ये कोई आदमी किसी को कार के नीचे कुचल के चला जाता है क्योंकि वो अमीर है तो वो छूट जाता है, तो कहाँ का राइट टू लाइफ है तुम्हारी कंट्री में, राइट? तो लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है लॉ इंप्लीमेंटेड है भी या नहीं है। तो डैरेन इसिमोग्लू ने एक्चुअली में इसी पॉइंट को बोला है कि इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वहां पर जो भी लॉ होगा वो प्रॉपरली चल रहा होगा, चाहे वो कुछ भी लॉ लिखा हुआ है, वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी मतलब जाति से रिलेटेड हो सकता है, फ्रीडम के ऊपर हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है अगर लिखा हुआ है तो वो फॉलो भी होगा। तो इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप हमेशा देखोगे कि लॉ फॉलो होते हैं। किसी एक कंट्री का मेरे को एग्जांपल बता दो इस टाइम पे जितनी भी कंट्रीज हैं कि वहां पर लॉज बड़े वीक हैं लेकिन कंट्री बड़ी प्रोग्रेस कर रही है। ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि ना हमने हिस्ट्री से देखा है। अगर आप साउथ अमेरिका को देख लोगे, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों बिल्कुल बगल में हैं, उनकी ज्योग्राफी में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं था। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वहाँ पर डायमंड की खाने मिली है, ये मिला है, वो मिला है, इसलिए वो रिच हैं अमेरिका वाले, और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है इस वजह से वो नहीं, ये नहीं था। साउथ अमेरिका का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है समय के साथ। अगर आप देखोगे वहाँ के जो किंग्स थे, जब स्पेनिश इंक्विजिशन हुआ था, वहाँ के जो किंग्स थे उन्होंने स्पेनिश लोगों के साथ मिलके ही अपने लोगों का उत्पीड़न करा था। तो वहाँ पे इस लेवल का करप्शन बना था कि वो करप्शन धीरे 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 करके कंट्री को ही खा गया, ठीक है। और अमेरिका में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई,
समय के साथ। अब सेम चीज़ का जो हम आंसर देखते हैं वो हम ब्रिटेन में देखते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में किंग, राइट, ब्रिटेन में भी किंग होता है, राइट? तो वहाँ पे किंग की पावर को कम करने के लिए जो बिज़नेस क्लास थी ना, उन्होंने 400 साल की लड़ाई लड़ी है। जब वो 400 साल की लड़ाई के बाद वो किंग को इतनी पावर उन्होंने उसकी कम करी कि भई ठीक है, बाहर से वॉर होता है तो तू सबसे ऊपर है। लेकिन जब कोई बिज़नेस होगा तो वहाँ पर तेरी नहीं चलेगी। ये नहीं है कि तुम्हारी मोनोपोली चल रही है, किंग जो भी बोल रहा है, भई मुझे 50% टैक्स दे देना, तो मुझे 50% दे देना। नहीं, एक सर्टेन कट डिसाइड होगा, उस कट के ऊपर वो नहीं ले सकता और वो बिज़नेस में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर धीरे-धीरे करते ही, क्योंकि बिज़नेस क्लास जो मतलब एक्चुअल में वर्किंग क्लास होती है, इसके इनके ऊपर आने की वजह से वहाँ पर आप देखोगे समय के साथ ना लोग बहुत रिच हुए। और यही सबसे प्राइमरी रीज़न है कि वहाँ के लॉ इतने स्ट्रेंथन हो चुके थे कि वहाँ पर ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने एक पहले भी एग्ज़ाम्पल उसमें दिया था, एक वीडियो में, उसमें वो एग्ज़ाम्पल मैंने इसी बुक से लिया है। तो इस बुक में एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केवल इंग्लैंड में ही क्यों आया? अगर इंग्लैंड में देखोगे ना, तो इंग्लैंड में बहुत छोटा एग्जांपल है वो, कि इंग्लैंड में पेटेंट लॉ जो था ना, पेटेंट लॉ में ये था कि कोई भी बंदा अगर कोई पेटेंट कर देता है अपने नाम का, तो वो उसी के नाम का रहेगा। इसी वजह से एडिसन उस टाइम पे बहुत रिच आदमी नहीं था, लेकिन एडिसन ने जो पहला पेटेंट निकाला था, वो पेटेंट से भले ही वो बिजनेस क्रिएट ना कर पाया हो, लेकिन उस पेटेंट के उसे $10,000 मिले थे उस टाइम पे। और धीरे धीरे सेकंड या थर्ड पेटेंट से ही उसने जनरल जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को खड़ा कर दिया था। तो एडिसन के नाम पे 1500 पेटेंट थे। अब इसमें पॉइंट ये है कि एडिसन जीनियस था, ये पॉइंट को मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि एडिसन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पेटेंट लॉ है, वो पेटेंट लॉ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है। क्योंकि एडिसन गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे वो जो भी इनोवेशन करेगा वो छीन लिया जाएगा। नहीं, आप किसी भी कंट्री में देखोगे, कोई भी लॉ है, अगर वो लॉ प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है तो उस कंट्री की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जिस कंट्री में चाहे लॉ कितने अच्छे लिखे हुए हैं, लेकिन अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं चल रहे हैं, तो अमीरी और गरीबी के बीच में लॉस का वो है कि भाई लॉ अमीर है तो छूट जाएगा, गरीब है तो जिंदगी भर जेल में रहेगा। बिजनेस खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बिजनेस खोलने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ रहा है, बहुत पैसा खिलाना पड़ रहा है। अगर ऐसा चल रहा है, वो कंट्री आगे नहीं जा सकती। इस तरह के कंट्रीज में आप देखोगे जैसे कि हर लेवल पे आपको करप्शन दिखाई देगा, और ये करप्शन ही कंट्री को ग्रोथ को रोकता रहता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप सोचोगे कि मैजिकली कोई और गवर्नमेंट आएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। नहीं, आपको कोई मसीहा नहीं ढूंढना है, आपको सिर्फ एक ऐसी गवर्नमेंट ढूंढनी है जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। इंक्लूसिव गवर्नमेंट मतलब सबको इंक्लूड करके चले। अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है तो उस कंट्री के अंदर ग्रोथ भी देखी जा सकती है, जैसे कि हमने चाइना के अंदर देखा है। चाइना की इंटायर ग्रोथ केवल 40 टू 50 ईयर्स के अंदर हुई है। ऐसी ग्रोथ आज तक हिस्ट्री में किसी की नहीं हुई है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि चाइना के अंदर सब कुछ सही है, ये नहीं बोल सकते, पर हाँ, उनके यहाँ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। और उस ग्रोथ का जो मेन जो रीज़न है वो इंक्लूसिवनेस था। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि एक्चुअली में इंक्लूसिवनेस आया कहाँ से, वहाँ से माओ और डेंग की गवर्नमेंट के बैक टू बैक होने के बाद, मतलब वहाँ पर इंक्लूसिवनेस कैसे आई, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर कैसे स्ट्रांग होता गया, और बहुत छोटे छोटे मेजर थे जिनसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।